हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKH। मैं स्नेहा सिंगाठिया और आज हम बात करने वाले हैं आपका चैप्टर नंबर 7 भूगोल का। आपका चैप्टर नंबर 7 है, नाम है मानवीय पर्यावरण, बस्तियां, परिवहन एवं संचार। मानवीय पर्यावरण में हम पढ़ने वाले हैं कि देखिए मानवीय पर्यावरण से क्या मतलब है कि जो भी बस्तियां हैं हमारी आसपास, कैसा परिवहन है, संचार सिस्टम कैसा है, तो ये सब हमारा मानवीय पर्यावरण है या फिर हम कहें कि मानवीय भूगोल है। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। अध्याय 1 में आप पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक मानव भोजन, वस्त्र एवं आवास के लिए पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर था, लेकिन समय के साथ उसने नए कौशल विकसित किए या खाद्य पदार्थों का उत्पादन, घर बनाने, यातायात और संचार के बेहतर साधनों का विकास किया। इस प्रकार उसने अपने आवास के वातावरण को अपने अनुकूल बनाया। बस्तियां वे स्थान हैं जहां लोग अपने लिए घर बनाते हैं। प्रारंभिक मनुष्य वृक्षों और गुफाओं में निवास करते थे। तब उन्होंने फसलें उगाना आरंभ किया, तो उनके लिए एक जगह स्थायी घर बनाना आवश्यक हो गया। बस्तियों का विकास नदी घाटियों के निकट हुआ, क्योंकि वहां से उनको जल की आपूर्ति अच्छे से हो पाती थी, क्योंकि वहां पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध था और भूमि उपजाऊ थी। व्यापार, वाणिज्य एवं विनिर्माण के विकास के साथ ही मानव बस्तियां बड़ी होती गई। नदी घाटी के निकट बस्ती पनपने लगी एवं सभ्यता का विकास हुआ। क्या आपको सिंधु, टिग्रिस, नील और हवांगी नदियों के किनारे विकसित हुई सभ्यताओं के नाम याद हैं? जैसे सिंधु सभ्यता जो है वो सिंधु नदी के किनारे, इसी तरह मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे, और इसी तरह से मेसोपोटामिया की सभ्यता वगैरह जो हैं। चलिए आगे बात करते हैं। बस्तियां अस्थायी या स्थायी हो सकती हैं। जो बस्तियां कुछ समय के लिए बनाई जाती हैं उन्हें अस्थायी बस्तियां कहते हैं। घने जंगलों, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तानों तथा पर्वतों के निवासी अक्सर अस्थायी बस्तियों में रहते हैं। वे आखेट, संग्रहण, स्थानांतरी कृषि एवं ऋतु प्रवास करते हैं। यद्यपि अधिकांश बस्तियां आज स्थायी बस्तियां हैं। इन बस्तियों में लोग रहने के लिए घर बनाते हैं। चलिए यहाँ पर के एक बॉक्स में जो है शब्दावली दी गई है। ऋतु प्रवास जो हमने अभी पढ़ा, तो ऋतु प्रवास क्या होता है? लोगों के मौसमी आवागमन को ऋतु प्रवास कहते हैं। जो लोग पशु पालते हैं वे मौसम के परिवर्तन के अनुसार नए चरागाहों की खोज में निकल जाते हैं। इसी को ऋतु प्रवास कहते हैं। बात करते हैं यहाँ पर, देखिए एक छोटी सी कहानी के रूप में दिया गया है। मैरी का जन्मदिन था। केक काटने के लिए वह अपने मित्रों के साथ गुरप्रीत की प्रतीक्षा कर रही थी। आखिरकार थकी, खांसती और हांफती हुई गुरप्रीत पहुंची। उसने बताया कि अत्यधिक यातायात जाम था। मैरी की माँ मिसेस थॉम्स ने गुरप्रीत की पीठ थपथपाकर गहरी सांस भरी। ओह, हमारे शहर में बहुत प्रदूषण है। प्रसाद हाल ही में गांव से आया था। उसने पूछा, शहरों में इतना प्रदूषण तथा यातायात जाम क्यों होता है? शहरों में बढ़ती आबादी के कारण दिन प्रतिदिन वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है, मैरी के पिता मिस्टर थॉम्स ने कहा। मैरी ने पूछा, तब लोग शहर क्यों आते हैं? उसकी मां ने उत्तर दिया कि वे यहाँ नौकरी, बेहतर शिक्षा और चिकित्सकीय सुविधा की तलाश में आते हैं। मैरी ने फिर पूछा, यदि इतनी संख्या में लोग शहर में आते रहेंगे तो ये सारे लोग कहाँ रहेंगे? तो मिसेस थॉम्स ने कहा कि यही कारण है कि अत्यधिक संख्या में गंदी बस्तियां और अवैध कब्जे वाली बस्तियां दिखाई देती हैं, जहां लोग भीड़भाड़ और अस्वास्थ्यकरी परिस्थितियों में रहते हैं। शहरों में जल और विद्युत की कमी एक सामान्य समस्या है, प्रसाद ने कहा। हमारे गांव में बड़े सिनेमा घर, अच्छी सुविधाओं वाले स्कूल और अच्छे अस्पताल नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारी खुली भूमि और सांस लेने के लिए ताज़ी हवा मिलती है। जब मेरे दादाजी बीमार थे तो उनको शहर के अस्पताल में लाना पड़ा था। ऊपर दिए गए संवाद में बस्तियों के दो विभिन्न चित्रण हमारे सामने आए हैं, एक तो ग्रामीण और दूसरी शहरी बस्तियां। गांव ग्रामीण बस्ती होती है जहां लोग कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी, दस्तकारी एवं पशुपालन संबंधी कार्य करते हैं। ग्रामीण बस्ती सघन या प्रकीर्ण हो सकती है। सघन बस्तियों में घर पास पास बने होते हैं। प्रकीर्ण बस्तियों में लोगों के घर दूर दूर व्यापक क्षेत्र में फैले होते हैं। इस प्रकार की बस्तियां मुख्य पहाड़ी क्षेत्रों, घने जंगल एवं अति विषम जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ढाल वाली छत बनाते हैं। जिन स्थानों में वर्षा के समय जल का जमाव होता है वहां ऊंचे प्लेटफॉर्म अथवा स्टिल्ट पर घर बनाए जाते हैं। देखिए यहाँ पर किस तरह से स्टिल्ट पर मकान, यानी कि थोड़ा ऊपर जो है मकान बनाए जाते हैं। गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में मिट्टी की मोटी दीवार वाले घर बनाए जाते हैं, जिनकी छतें फूस की बनी होती है। स्थानीय सामग्री जैसे पत्थर, पंख, चिकनी मिट्टी, तृण आदि का उपयोग घर बनाने में किया जाता है।
नगरीय बस्तियों में नगर छोटी और शहर उनसे बड़ी बस्तियां हैं। नगरीय क्षेत्रों में लोग निर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्रों में कार्यरत होते हैं। अपने राज्यों के कुछ गांवों, नगरों और शहरों के नाम लिखिए। तो ये आप स्वतः करेंगे, कोई भी गांव, नगर और शहर अपने राज्य के आप लिख सकते हैं इसके अंदर। आगे देखिए, बात करते हैं परिवहन। परिवहन क्या होता है? देखिए, परिवहन लोगों व सामान के आवागमन के साधन होते हैं। पुराने समय में अधिक दूरी की यात्रा करने में अत्यधिक समय लगता था। उस समय लोग पैदल चलते थे और अपने सामान को ढोने के लिए पशुओं का उपयोग करते थे। पहिए की खोज से परिवहन आसान हो गया। समय के साथ परिवहन के विभिन्न साधनों का विकास होता चला गया, लेकिन आज भी लोग परिवहन के लिए पशुओं का उपयोग करते हैं। आगे देखिए, यहाँ पर एक इग्लू जो घर होते हैं उसका चित्र दिया गया है। आप बर्फ़ में बने आवास कहाँ पाते हैं और उन्हें कौन बनाता है और वे क्या कहलाते हैं? तो देखिए, ये इग्लू कहलाते हैं। चलिए, हमारे देश में सामान्यतः गधे, खच्चर, बैल, ऊंट का उपयोग किया जाता है। दक्षिणी अफ्रीका के एंडीज पर्वत के क्षेत्र में लामा का उपयोग उसी तरह होता है जैसे तिब्बत में याक का उपयोग होता है। प्रारंभ में अन्य देशों के व्यापारियों को भारत पहुंचने में अनेक महीने लग जाते थे। वे समुद्री मार्ग से या जलीय मार्ग से आते थे, थलीय मार्ग से यानी स्थलीय मार्ग से आते थे। हवाई यात्रा ने परिवहन को द्रुत बना दिया, यानी बहुत ही फास्ट बना दिया। आज भारत से यूरोप की यात्रा केवल 6 से 8 घंटों में ही जो है कवर कर ली जाती है। इस प्रकार परिवहन के आधुनिक साधन समय और ऊर्जा दोनों की जो है बचत करते हैं। परिवहन के 4 मुख्य साधन हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग। बात करते हैं आगे सड़क मार्ग की। सबसे पहले, कम दूरी यातायात के सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले मार्ग सड़क है। सड़कें पक्की या कच्ची हो सकती हैं। मैदानी भागों में सड़कों का घना जाल बिछा है। मरुस्थलों, वनों और ऊंचे पर्वतों जैसे स्थानों पर भी सड़कें बनी हुई हैं। हिमालय पर्वत पर मनाली लेह राजमार्ग विश्व के सबसे ऊंचे सड़क मार्गों में से एक है, जो कि हिमालय पर्वत पर है, मनाली से लेह तक। भूमिगत सड़कों को भूमिगत मार्ग यानी कि सबवे कहते हैं, जो कि भूमि के अंदर होते हैं। फ्लाईओवर जो कि उत्थित संरचनाओं के ऊपर बनाए जाते हैं। फ्लाईओवर क्या होते हैं आपको पता ही है। चलिए, इस तरह देखिए, ये पक्की सड़क का चित्र दिखाया गया है और एक कच्ची सड़क का चित्र दिखाया गया है। बात करते हैं आगे रेल मार्ग। उससे पहले यहाँ पर देखिएगा, जाइनिंग से लहासा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समुद्र तल से 400 मीटर की ऊंचाई पर चलती है, जिसका सबसे ऊंचा बिंदु समुद्र तल से 5072 मीटर है। आगे बात करते हैं रेल मार्ग में। रेल मार्ग के द्वारा तीव्रता से एवं कम खर्च में लोगों का आवागमन और भारी सामान को ढोने का कार्य होता है। वाष्प के इंजन की खोज एवं औद्योगिक क्रांति ने रेल परिवहन के तीव्र विकास में सहायता प्रदान की। डीजल और विद्युत इंजनों ने व्यापक रूप से वाष्प के इंजनों का स्थान ले लिया है। सुपरफास्ट रेलगाड़ियों से परिवहन की गति और तीव्र हो गई है। मैदानी भागों में रेल मार्गों का जाल व्यापक रूप से फैला है। उन्नत प्रौद्योगिकी कौशल से दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में भी रेल मार्ग बनाना संभव हो गया है, लेकिन इनकी संख्या काफ़ी कम है। भारतीय रेल मार्गों का जाल भली भांति विकसित है। यह एशिया में सबसे बड़ा है। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग है, जो पश्चिमी रूस में सेंट पीटर्सबर्ग के से प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित व्लादिवोस्टोक तक जाता है। देखिएगा, ये यहाँ सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर के यहाँ तक व्लादिवोस्टोक तक, यहाँ से ये पूरा जो है रेल मार्ग जो है जाता है। चलिए, बात करते हैं आगे जल मार्ग की। आप पहले पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक समय में परिवहन के लिए जल मार्ग का उपयोग किया जाता था। अधिक दूरी में भारी और बड़े आकार वाले सामानों को ढोने के लिए जल मार्ग सबसे सस्ता साधन था। ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, अंतर्देशीय जल मार्ग एवं समुद्री मार्ग। नाव्य नदियों और झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जल मार्ग के लिए होता है। कुछ महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जल मार्ग है: गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक और अफ्रीका में नील नदी। सबसे लंबी नदी विश्व की अफ्रीका में नील नदी है, आप जानते हैं। समुद्री और महासागरीय मार्गों का उपयोग सामान्यतः व्यापारिक माल और सामान को एक दूसरे से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए करते हैं। ये मार्ग पतनों से जुड़े होते हैं। विश्व के कुछ महत्वपूर्ण पतन हैं: एशिया में सिंगापुर एवं मुंबई,
उत्तर प्रदेश में न्यूयॉर्क और लॉस एंजल्स, दक्षिणी अमेरिका में रियो डी जेनेरियो, अफ्रीका में डरबन एवं केप टाउन, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी, यूरोप में लंदन। क्या आप विश्व के कुछ और पत्तनों के नाम बता सकते हैं? आगे बात करते हैं वायु मार्ग। 20वीं सदी के आरंभ में विकसित यह परिवहन का सबसे तीव्र मार्ग है। ईंधन की लागत अधिक होने के कारण यह जो है वो सर्वाधिक महंगा साधन है। वायु यातायात खराब मौसम जैसे कोहरे और तूफान से कुप्रभावित होता है। यह यातायात का अकेला साधन है जो सर्वाधिक दुर्गम और दूर स्थानों तक पहुंच सकता है, विशेष रूप से जहां सड़क और रेल मार्ग नहीं है। हेलीकॉप्टर अगम्य स्थानों और संकटकालीन स्थितियों में लोगों को बचाने एवं भोजन, जल, कपड़े और दवाएं बांटने के लिए बहुत ही उपयोगी साधन है। कुछ महत्वपूर्ण हवाई पतन हैं दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट एवं काहिरा। बात करते हैं आगे संचार। संचार दूसरों के पास तक सूचना पहुंचाने की प्रक्रिया है। तकनीकी विकास के साथ मानव ने संचार के नए और तीव्र संसाधनों का या साधनों का विकास कर लिया है। संचार तंत्र के विकास का वर्णन करता है। एक चित्र है 7.10, देखिएगा ये किस तरह से यहाँ पर लोग सामान्य बातचीत करके फिर बाद में जो है इस तरह से ढोल नगाड़े या कबूतरों के द्वारा जो है अपनी सूचना भेजी जाती थी। उसके बाद डाकघर यानी पोस्ट के द्वारा चिट्ठी पत्र लिख करके, उसके बाद किताबें, न्यूज़पेपर्स, ये सब संचार के साधन बने। और आज जो है वो संचार के साधन आपके सामने हैं इस तरह से बड़े पर्दे पर, या फिर छोटे साधन टेलीफोन, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, टेलीग्राम और इस तरह से फैक्स मशीन वगैरह यहाँ पर दिखाई गई है। और ये सब सैटेलाइट आधारित भी हो सकते हैं। चलिए बात करते हैं संचार के क्षेत्र में विकास से विश्व में सूचना क्रांति आई है। सूचना प्रदान करने के लिए, शिक्षा और मनोरंजन के लिए संचार के विभिन्न साधनों का उपयोग होता है। समाचार पत्रों, रेडियो और टेलीविज़न के द्वारा हम बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार कर सकते हैं, इसलिए आपको जनसंपर्क माध्यम कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? जनसंपर्क माध्यम कहते हैं। सैटेलाइट से संचार में तीव्रता आई है। तेल की खोज, वनों का सर्वेक्षण, भूमिगत जल, खनिज संपदा, मौसम पूर्वानुमान और आपदा पूर्व चेतावनी आदि में सैटेलाइट सहायक होते हैं। अब हम इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल भेज सकते हैं। आज सेल्युलर फ़ोन के द्वारा बेतार टेलीफोनिक संचार अत्यधिक लोकप्रिय हो चुका है। इंटरनेट के माध्यम से विश्व भर में केवल सूचनाएं एवं परस्पर समीपता ही नहीं मिलती, अपितु इनसे हमारा जीवन अधिक सुखमय भी बन गया है। अब हम घर बैठे ही रेल, हवाई जहाज एवं सिनेमा या होटल तक के लिए टिकट आरक्षित करवा सकते हैं। संपूर्ण विश्व में इस प्रकार लोगों के बीच, लोगों एवं सेवाओं तथा संस्थाओं के बीच तीव्र गति से आपसी संपर्क संभव होने के कारण आज हम वृहद विश्व समाज के रूप में विकसित हो रहे हैं। देखिएगा यहाँ पर जो है विभिन्न जल मार्ग जो है वो सब दिखाए गए हैं। चलिए वायु मार्ग भी दिखाए गए हैं। तो इसी के साथ हमारा अध्याय पूरा होता है। और ये जो प्रश्नोत्तर हैं, चलिए एक PDF के माध्यम से कर लेते हैं। तो चलिएगा प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न था कि निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर मात्रात्मक गलतियाँ थोड़ी सी हैं, तो वो आप सुधार करके लिखिएगा। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है परिवहन के 4 प्रकार क्या हैं? तो हमने देखा था, तो इसका उत्तर आप लिखेंगे सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग एवं वायु मार्ग। बस्ती से आप क्या समझते हैं? तो देखिएगा बस्ती को भी अच्छे से करेक्ट कर लीजिएगा। ये बस्ती की स्पेलिंग है। बस्ती से आप क्या समझते हैं? देखिए बस्तियां वे स्थान हैं जहां लोग अपने लिए घर बनाते हैं। ठीक है, चलिए ग्रामीण लोगों के क्रियाकलाप क्या हैं? तो कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी, दस्तकारी और पशुपालन, ये सब ग्रामीण लोगों के क्रियाकलाप हैं। बात करते हैं अगला प्रश्न। देखिएगा रेल मार्ग के किन्हीं 2 गुणों के बारे में बताइए। देखिए रेल मार्ग द्वारा तीव्रता से और कम खर्च में लोगों का आवागमन संभव है। दूसरा, रेल मार्ग द्वारा भारी सामान एवं कच्चा माल जो है भारी मात्रा में खानों से औद्योगिक क्षेत्रों तक, वहाँ से तैयार माल बाजार और बंदरगाहों तक पहुँचाया जाता है। यानी पहले तो कच्चा माल उद्योगों तक पहुँचाना और फिर वहाँ से तैयार माल जो है वो बाजार और बंदरगाहों तक पहुँचाया जाता है। संचार से आप क्या समझते हैं? तो देखिए संचार दूसरों के पास तक सूचना पहुँचाने का एक माध्यम है। जनसंपर्क माध्यम क्या है? देखिएगा समाचार पत्रों, रेडियो और टेलीविज़न के द्वारा हम बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार कर सकते हैं, इसलिए इनको जनसंपर्क माध्यम कहा जाता है।
आगे देखिएगा, सही उत्तर पर निशान लगाइए। तो कुछ ऑप्शंस आपको दिए होंगे, उसके माध्यम से देखिए इनमें से कौन संचार का साधन नहीं है। तो आपके पास तो बुक होगी, तो बुक में देखिएगा आप काफ़ी ऑप्शंस दिए होंगे, तो उनमें से संचार का साधन जो है वो कौन नहीं है, पुस्तक संचार का साधन नहीं है। आगे देखिए, इनमें से कौन सड़क का भूमिगत निर्माण है। इनमें से कौन सड़क का भूमिगत निर्माण है। चलिए, ये जो प्रश्न है ये हम बुक की एक PDF लेकर के वहाँ से देख लेंगे। एक बार इनको छोड़ते हैं प्रश्नों को। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। इंटरनेट, तो इंटरनेट क्या होता है, संचार का एक साधन है। नहर क्या है, नहर जो है अंतर्देशीय जलमार्ग है। नगरीय क्षेत्र, जहाँ लोग इस तरह से होते हैं। सघन बस्ती, आसपास निर्मित घरों वाले क्षेत्र क्या कहते हैं, क्या कहलाते हैं, सघन बस्ती कहलाते हैं। तो इस तरह से आप मिला देंगे इनको। चलिए, इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, कारण बताइए। आज विश्व सिमटता जा रहा है क्योंकि संचार के विभिन्न माध्यमों द्वारा विश्व भर में सूचना और परस्पर समीपता मिलती है। हमें लगता है कि आज हम पूरे देश की, मतलब पहले देखिए किसी भी क्षेत्र की सूचनाएं हम तक पहुंचती नहीं थी, लेकिन आज जो है इंटरनेट के माध्यम से या संचार के विभिन्न माध्यमों से हमें हर तरह की जानकारी जो है वो चंद मिनटों और सेकंडों में प्राप्त हो जाती है। यानी विश्व जो है वो सिमटता जा रहा है। हमें लग रहा है कि हाँ, आज हम विश्व से अलग नहीं हैं, हम विश्व के साथ में हैं। चलिए, तो जो प्रश्नोत्तर थे वो वाले MCQs जो थे वो वाले बुक के माध्यम से देख लेते हैं। देखिएगा, यहाँ पर पहला प्रश्न हो गया था। दूसरे प्रश्न को हमें वहाँ से करना है कि इनमें से कौन सड़क का भूमिगत निर्माण है। और तीसरा देखिए, किसी द्वीप तक पहुँचने के लिए निम्न में से कौन सा यातायात का साधन उपयुक्त है। यानी कि द्वीप क्या होता है, तो देखिएगा, मान लीजिए यहाँ पर भारत की भूमि है, मुख्य भूमि, और यहाँ पर मान लीजिए छोटा सा द्वीप है। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए सबसे उपयुक्त साधन जो है वो तो जहाज होगा, क्योंकि बीच में जो है वो जल मार्ग पड़ता है। और हवाई मार्ग से भी हम आ सकते हैं, लेकिन हवाई मार्ग में बीच में तूफान वगैरह आने का वो सब खतरा रहता है। तो सबसे उपयुक्त अगर हम देखें तो सबसे उपयुक्त जहाज है, क्योंकि हवाई मार्ग जो है वो काफ़ी महंगा भी पड़ता है। यातायात का कौन सा साधन पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता, तो ये तो सिंपल सा आंसर है, साइकिल। चलिए, ये जो प्रश्न है ये हम अभी बुक के माध्यम से देख लेते हैं। तो देखिएगा, एक बार फिर से इनको देख लेते हैं। इनमें से कौन संचार का साधन नहीं है, तो पुस्तक, मेज, टेलीफोन। तो बताइएगा कौन सा साधन नहीं है। तो वहाँ पर जो है गलत उत्तर दिया हुआ था इसका। टेलीफोन और पुस्तक तो संचार का साधन है, लेकिन मेज जो है वो किस तरह का संचार का साधन होगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन मेज होगा। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा सड़क का भूमिगत निर्माण है। भूमिगत का मतलब भूमि के अंदर। तो हमने देखा था सबवे जो होता है वो भूमि के अंदर होता है। किसी द्वीप पर पहुँचने के लिए निम्न में से कौन सा यातायात का साधन उपयुक्त है। कार, रेलगाड़ी या जहाज। तो सिंपल सी बात है, बीच में जल है, तो जल के लिए हम जहाज से ही जाएंगे, रेलगाड़ी या कार से तो जा नहीं सकते। चलिए, यातायात का कौन सा साधन पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है, तो ये भी हमने देख लिया था कौन सा नहीं करता है, साइकिल नहीं करता है। तो चलिए, इसी के साथ हमारा अध्याय पूरा होता है। अगले अध्याय के लिए हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।